अपने हाथों की लकीरों में पढ़ा तुमको, अपने ख्वाबों के जजीरों में खड़ा देखा है। कुछ को मंजिल पर भी जाकर नहीं मिलती मंजिल, हमने किस्मत को मुकद्दर से भरा देखा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में सुमेरा हमीद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल मुश्कबाम। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं सुमेरा हमीद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल मुश्कबाम, यूं कहिए कि जान दी है। चलें स्टार्ट करते हैं। ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। कभी ये भी नहीं जाना था कि ये आवाज इतनी अजनबी और बरहम हो सकती है। गहरे सकूत ने कई सवाल खड़े कर दिए। ऊपर चच्ची खड़ी थी, उसकी नजरें चच्ची की नजरों से मिली और उसने जाना कि चच्ची का उस पर से सारा एतबार जाता रहा। चच्ची उस पर पूरे दिल से खफा हुई। वो खुद सर है, उसने इकरार किया। खुद बचकर बाकी सबको फंसा देती है, उसने मान लिया। मोहब्बत की तहों में लिपटी चच्ची कोई एक तय खोल चुकी थी। आवाज पर वो भी घूम चुका था। देखा कि शम्मादान बुलंद है जिसके निशाने पर उसका सर है। सर्द मोहर नजरें चिराग पर जम गई। मार दो, संजीदगी से मशवरा दिया। चच्ची की तरफ देखने वाली ने नीम खमीदा नजर से उसकी तरफ वापस देखा। नाफहम आंखें, लड़सा पलकें। बाजीगर को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये दस्तूर दुरुस्त नहीं, ये कायदे मुनासिब नहीं। खुद को याद दिलाया। चच्ची बलाई झरोके से गायब हो चुकी थी। यकीनन नीचे आ रही होगी। वो रोने जैसी हो गई। ये इंसान हर बार जीत जाता था। उसके हर रंग में भंग थी। वैसे सब सोए रहते हैं, आज ही चच्ची जाग गई। उसने शम्मादान को उसके पैरों में पटका और धप धप करती चली गई। शम्मादान के गिरने की गूंज हुई। चंद और चीजें उसके तैश की नजर हुई। गिर गई, लड़खड़ा गई। कितना शोर हुआ, कितना हंगामा रहा। उसने दरवाजे पर दस्तक देने का इरादा मोखर किया। बैरूनी दरवाजे की तरफ भाग जाना चाहा। शम्स, ऊपर से आने वाली आवाज अब नीचे से उसके पीछे से आई थी। उसे हवेली की किसी औरत ने ऐसे नाम लेकर आवाज नहीं दी थी। वो नहीं जानता था कि वो उसका नाम भी जानते हैं। उसे गुमान था कि हवेली में रहने वाले मगरूर हैं। वो काम और औकात से जानते होंगे, नाम से नहीं। वो खुद भी ये समझने से कासिर था कि वो डरता क्यों नहीं, उसे कायदे कानून समझ में क्यों नहीं आते। गहरा सांस भरकर रुक गया, पूरा पीछे घूम गया। चच्ची फासले पर खड़ी थी। धीमी धीमी आग हो जैसे चेहरा ऐसे तमतमा रहा था, अंदेशा दर अंदेशा। आंखें ऐसे झिलमिला रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो फासले पर ही रही। यही मुनासिब समझा। मैं चिराग का नहीं पूछ रही, तुम यहाँ हवेली में क्या कर रहे हो? कितनी बेतकल्लुफी से उसने चिराग का नाम लिया। तमतमाहट अंगार हुई। वो खामोश रहा। तुम्हारी माँ के बारे में सुना था कि किसी आली खानदान से थी। अगर वो हयात होती तो तुम्हें ऊंच नीच सिखाती। कैसी ऊंच नीच? जिंदगी की ऊंच नीच। शम्स, आप सिखा सकती हैं तो सिखा दें। दो करीबी अजीज बात कर रहे हों जैसे। सिखाने को कोई भी सिखा देगा, लेकिन माओ का मान होता है, उनका कहा मानना पड़ता है। उसने ऐसी बात पहली बार सुनी थी। नसीहतें सारे जहां में बिखरी हैं, दरो दीवार पर लिखी स्याही से मुनव्वर, किताब में कलाम से। लेकिन ये मान वरना लिहाज है कि कोई मोहब्बत में मानता है, कोई एहतराम से, और कोई जरूरत के लिए सर तस्लीम खम करता है। तुम्हें ये हवेली छोड़ देनी चाहिए। जिद और गरूर अच्छा नहीं होता। मैं मगरूर नहीं हूँ। उसे अफसोस हुआ कि उसके बारे में ये ख्याल रखा गया। गरूर सिफ्त का भी होता है,
जिद कुछ कर दिखाने की भी होती है। तुम्हें ये औरतों की हवेली दिखाई देती होगी, लेकिन ये औरतों की रहाइश गाह है। हवेली ये हमारे मर्दों की है। हवेलियां और महल हमेशा मर्दों के होते हैं शम्स, जैसे शहर और सपा, जैसे कैद खाने और तलवार। वो नासमझी से उन्हें सवालिया देख रहा था। हर मर्द अच्छा होता है तब तक जब तक बात उनकी समाज से उनकी आन तक न पहुंच जाए। वो खामोश खड़ा था। आप मुझे किस सिलसिले में खौफजदा कर रही हैं? मेरी उम्र की औरतें खौफजदा नहीं करती शम्स, वो खुद डरी सहमी रहती हैं। हमें धड़कनों की कमी नहीं। तुम्हें लगता होगा कि ऊंचे घरों में दुखों और मुसीबतों की कमी होती है, लेकिन ऐसा सिर्फ दिखाई देता है। हम कम ख्वाब के बिस्तरों में सोते हैं और टाट के खौफों में लिपटे रहते हैं। तुम्हें अपने वालिद की बात मान लेनी चाहिए, जो कही वो करना चाहिए। इन औरतों में से एक औरत ने कहा, जिन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र रहती है, छत की, जमीन की, खानदान की और साख की। किस लिए? वो हैरान हुआ कि अब्बा जी क्या कहते हैं, उन्हें कैसे मालूम हुआ? किस लिए? वो जेरे लब बुरबुरा कर रह गई कि जवाब में उंदिया दे या हुक्म, डरा दे या दरख्वास्त करे। रात, सन्नाटा और दो लोगों की पहली मुलाकात का कलाम। अच्छी जिंदगी के लिए बच्चे तितलियों और जुगनों के पीछे भागते हैं और फिर एक उम्र बाद जानते हैं कि अपने खेल में उन्होंने बाग उजाड़ दिया। मेरे किसी अमल से आपको तकलीफ पहुंची? वो जानना चाहता था। वो कहाँ क्या हंगामा कर रहा है? तुम्हारे अमल से तुम्हें ही तकलीफ पहुंच सकती है। उसके होंठ हिले जैसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन खामोश रहा। झुककर शम्मा दान उठाया और वापस ताक पर रख दिया। वो ये तुम्हें मार देती। मामूली चोट, जो मामूली चोट पहुंचाने में ना झिझके, वो गैर मामूली जख्म पहुंचाने की जुर्रत भी जरूर करता है। मामूली गैर मामूली जख्म खा चुका बाजीगर चच्ची के सामने किसी शागिर्द की तरह खड़ा था। कितनी फिक्र थी उन्हें हर शय की, हवेली की, खानदान की, या शायद सिर्फ चिराग की। क्या सब औरतें इतनी फिक्रमंद, इतनी दूर अंदेश होती हैं, या सिर्फ सब माएं ऐसी होती हैं? जो बाप की बात नहीं समझा था, वो चच्ची की समझने लगा था। उसे उस जान का खेल बंद कर देना चाहिए। वो इस शहर से दूर था तो माँ के एहसास से भी दूर था। शहर में आते ही कई एहसासों ने जकड़ लिया। हवाएं जो माँ के कयाम की याद रखती थी, वक्त के दामन पर सब्त माँ की मोहब्बत के छींटे उसके दिल से हम कलाम होते थे। औरत की मोहब्बत, औरत की उल्फत इतनी देर पा क्यों होती है? ये जांबाज मोहब्बतें रेत की तहरीर बनकर मिट क्यों नहीं जाती, ढल क्यों नहीं जाती? उसका दिल चाहा कि 2 घड़ी चच्ची के पास बैठ जाए, 4 घड़ी उनसे 6 बातें सीख ले, फिर वो जो हुक्म दे उस पर आंख बंद करके अमल करे। वो जो किस्सा गोत कहता है कि औरतें अपनी बात मनवा लेती हैं, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कैसे। नूरजहां जहांगीर के तख्त पर दर पर्दा राज करती रही तो किस जुल्म पर? आप मुझे नापसंद करती हैं? उसकी आवाज बदल गई, लहजा बदल गया, सब बदल गया। चच्ची ने चौंक कर उसे देखा। तुम्हें हवेली में कोई नापसंद नहीं करता, कर भी नहीं सकता। क्यों? पुप्पी उसका मुंह चूमती, उसे चांद कहती, उसकी शरारतों पर पर्दे डालती। लेकिन पुप्पी का तो वो बेटा था, चच्ची का क्या था? क्यों? क्या किया जाए? फराख दिली चाची। एक नजर चच्ची को देखा कि दिल की कुशादगी उनकी पूरी शख्सियत से झलकती है। तुम्हें पसंद करने के कई बहाने हैं, लेकिन हम बहानों से ज्यादा हकीकत पसंद करना मुनासिब समझती हैं। वो सवालिया देखने लगा। क्यों? कैसी अजीब बात थी। हकीकत क्या, बहाने कैसे? जिसे ज्यादा पसंद कर लिया जाए उसे सर पर बिठाना पड़ता है, वरना दिल में। तुम इन दोनों से ही बर्खास्त हो शम्स, तुम दोनों से ही बर्खास्त हो शम्स। चच्ची के पीछे रोशन दीवार गिर कंदीलों की लुएं फिर फड़ाई। आप जानती हैं कि मैं हवेली ना आऊं। आप कहती हैं तो मैं शहर छोड़ देता हूँ। कह दें कि शम्स चले जाओ। वो कितना अजीब इंसान था। बाप की बात मानी नहीं थी, चच्ची को हुक्म देने के लिए कह रहा था। कहो कि शहर छोड़ दो, जान छोड़ दो, जहां छोड़ दो। उसने बुआ से सुना था कि उसकी माँ एक बावकार औरत थी। वो समझ नहीं सका कि बावकार होना क्या होता है।
सामने खड़ी खातून को देखकर उसे हर तरह के वकार की समझ आ गई थी। चच्ची ने यकमुश्त बदल जाने वाले को देखा। ये जितना मजबूत है इतना कमजोर, ये एक मुश्किल इंसान है, दिल में सोचा। पीछे से सवाल न करना शम्स, जवाब की सूरत में तुम्हें पत्थर का होना होगा, धीमे से कहा और चली गई। कहानी शुरू हो चुकी थी। वो हुक्म देती, इल्तिजा करती, तो क्या दास्तान बदल जाती? दास्तान क्यों बदलती? दास्तान की चिराग बेखबर बिस्तर पर सो रही थी। चच्ची कमरे में झांक कर जा चुकी थी। इतना कुछ कर लेने पर उसे नींद कैसे आ जाती थी? उसी के कमरे की खिड़की से उन्होंने शम्स को वापस मचान की तरफ जाते हुए देखा था। बेफिक्र सोती चिराग, झटके से खिड़कियों के पर्दे खींच दिए गए। कमरा रोशनी से भर गया। उसे डर लगा कि चच्ची होंगी। सर उठाकर देखा तो कफायत थी। मर जा कफायत, वो चिल्लाई। कफायत ने अखरोट की छाल से ताजा ताजा चमकाए दांत निकाले। सबको मारती रहती है, खुद पांव फंसार कर जिंदा है। वापस खींचो। कफायत आईने के सामने खड़ी अपने होंठों का रंग, दांतों की चमक समेत जांच रही थी। अभी कील कांटों से लेस होना था। आईने में से ही उसके बिस्तर की तरफ देखा। नीचे तशरीफ ले आए। शम्मादान के साथ क्या गुजरी, कुछ बता सकती है? जता कर पूछा। उसके हाथों के तोते उड़े। उसे चच्ची से ये उम्मीद नहीं थी कि वो सबको बता देंगी। बिस्तर से कूदकर बगैर दुपट्टे के भागते हुए नशिस्त गाह में आई। वही पाक दामन की शादी के सिलसिले का सामान नशिस्त गाह में बिखरा था। हवेली की सुबह, हवेली की शामें, सब शादी शादी थी। हर तरफ जिलमलाहट थी, जेवर कपड़े की शोहरत थी। पाक दामन की शादी का जिक्र आकर पलट जाता है। अब जिक्र तमाम हो ही जाना चाहिए। सुबह हो गई तुम्हारी? अम्मा ने उसे शिकायती नजर से देखा। कफायत ने जगा दिया। उसने चच्ची की तरफ देखा। खामोश चच्ची, खफा चच्ची। तुम रातों को पहरेदारी करती हो जो दिन को घोड़े बेचकर सोती हो? अम्मा की नाराजगी। पहरेदारी से उसकी आंख फड़की। चच्ची को देखा कि सारे राज खोल दिए। क्या गजब किया चच्ची। अफरोज ने हुनरमंद औरतों की तरफ सर घुमा लिया। आज मुगलानिया दर्जन खास तौर पर काम तमाम करने बैठी थी। नशिस्तगा मीना बाजार का मंजर पेश कर रहा था। मेहताब भाभी ने गहरा सब्ज कामदार दुपट्टा उठाकर शाने पर रखा। फर्शी था ये इतना लंबा, उन्हीं का दम होता जो उसे संभाल लेती। उनका चेहरा खिल रहा था। अपने दामन से, अपने जहन से काम करवाया था। नक्श बना बनाकर कारीगरों को समझाया था। महीनों से उस पर काम हो रहा था। बनाने वालों ने कमाल कर दिया था। उसने भरकर दुपट्टा थाम लिया, शाने पर फैलाकर सबकी तरफ घूम गई। पीछे से आंचल फर्श पर फैलकर लहराने लगा। कैसा लग रहा है? पूछा सबसे, देखा चच्ची को। मेहताब को वापस दो, उसने ओरा भी नहीं और तुमने छीन लिया। कुछ तो तहजीब सीखो। सब ने सुना। चच्ची का चिराग के लिए ऐसा लहजा नहीं सुना था। होठ तक ने हैरत से अपनी माँ का सर्द लहजा महसूस किया। पसंद आया है तो रख लो चिराग, तुमसे भरकर क्या होगा? मेहताब ने दिल से कहा। भाभी ये आप ही पर जचेगा। चच्ची के सर्द लहजे ने उसे समा दिया। उसका दिल टूट गया। आवाज कांप गई। जो उससे मोहब्बत करे हमेशा मोहब्बत ही करे, कभी बेएतनाई ना दिखाए, सर्द ना हो, गुस्सा ना करे। अगर करना चाहे तो पहले उसे खत्म कर दे, उसे मार दे। उसे कौन सा पाक दामन की शादी में जाना है? तुम अपनी तैयारियां मुकम्मल करो मेहताब, शादी सर पर है और तैयारियां मुकम्मल नहीं। चच्ची ने अगली बात की। उसे इस बात की भी तवक्का नहीं थी कि चच्ची उसके साथ थी कि वो शादी में जाएंगी। मैं शादी में जाऊंगी, मैं कह चुकी हूँ मैं जाऊंगी। अम्मा मुगलानियों की तरफ मुतवज्जा हो गई कि बीबी बोलती रहो, जो बोलना है होगा वही जो रस्मो रिवाज है। निस्बत तय है उस घर में। शादी से पहले हरगिज नहीं जाओगे। जिद करो, रोना धोना मचाओ या कुएं में कूद जाओ। वो चच्ची के पास आकर बैठ गई, उनके शाने पर हाथ रख लिए, फिर उनके कामों में राय देने लगी। उनकी पिशवास देखी, नौबहार के कुर्ता पजामे का जायजा लिया, तारीफ की, तनकीद की। अम्मा देखती रही, हूर देखती रही। कफायत तक के मजे हो गए। चच्ची चुप, चच्ची बेतासुर। कभी दिन भरे, कभी रातें,
वो नशिस्तगाह से निकली तो कफायत हंस कर तंज कर गई। ये उसकी जिंदगी का पहला दिली सदमा था। उसकी आंखें नम हो गई। उसकी सारी दुनिया की मोहब्बत पर से एतबार उठ गया। यकीन जाता रहा। चिराग का कोई नहीं रहा। उसे अकेला कर ही दिया गया। चच्ची को कमरे में तन्हा पाते ही उसने उनके गले में बाहें हमायल कर दी, जिसे उन्होंने तहजीब से पीछे कर दिया। चच्ची क्यों नाराज है मुझसे? तुम जानती हो, अजनबी लहजा। एक रात में सब बदल गया। छोटी सी बात पर ऐसे मुश्तिल क्यों हो रही हैं? तुम उसकी जान के साथ क्यों खेल रही हो चिराग? बस कर दो। किसी मर्द की नजर पड़ जाती तो तुम्हें कोई क्या कहता? आपको उसकी फिक्र इतनी क्यों है? इससे ज्यादा तुम्हारी फिक्र है। वो हवेली तक कैसे आ गया? मुझे क्या मालूम, आप आगाई से पूछिए। बैराम क्या बताएगा? हम नहीं बता सकते कि वो यहाँ तक कैसे आ गया। मुझे जादूगर समझा है जो किसी के इरादे का हाल जान लूं। वो साफ मुकर गई। तुम झूठ बोलती हो। तुम जानती हो वो यहाँ कैसे आया। लगता भर के लिए खामोश हुई। वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसे किले में बंद करवा दिया था इसलिए। मेरा ख्याल था पहरेदार उसे मार देंगे। मुझे उसकी कैद का अंदाजा नहीं था। उसने एक सच के साथ कई झूठ मिलाकर बता दिया। आंख का बाल निखर कर सामने आ गया। चच्ची लम्हा भर ठिठकी। सबका शक दुरुस्त था। वो तुम ही थी। वो चोरी करने आया, मैंने पकड़ लिया, बात बढ़ती चली गई। और वो कभी पतंग चोरी से बात बढ़ते देखी है चिराग? वो चौंक कर उन्हें देखने लगी। मुझे गुस्सा था, उस पर निकाल दिया तो जी दी। गलत, तुम्हारा खेल है वो। तुम्हें बचपन से खेल तमाशों से लगन है। कफायत, हूर, नौबहार, पाकदामन और फरहाद सब तुम्हारे खिलौने हैं, वरना तुम्हें अपनी जिंदगी बेरौनक लगती है। मुझे दिखाई दे रहा है तुम उसे किस तरफ ले जा रही हो। चच्ची ने तंज किया। उसकी आंखें नम हो गई। उसका जी चाहा सचमुच मर जाए। चच्ची को दिखावे कैसे हंसती खेलती चिराग दम दे देगी। इतना जानती हैं तो कह क्यों नहीं देती? बहुत बुरी हूं मैं, जालिम हूँ, जल्लाद हूँ। वही उसके जज्बाती झक्कर। चच्ची खामोशी से उसे देखती रही। मोहब्बत अच्छी होती है, अक्सर गलत जगह पर हो जाती है। मोहब्बत अच्छी होती है लेकिन बुरों को अच्छा बनाने से कासिर रहती है। तुम्हें अपनी गलतियां तस्लीम करने की आदत अपना लेनी चाहिए। गलती हो गई जो ये समझा कि आप मुझसे मोहब्बत करती हैं। आंखें सुर्ख हो गई। चिराग, शायद तुम समझ सको, शायद। उसे खींचकर सीने से लगा लिया। वादा, जो आप कहेंगी वही करूंगी। वो सचमुच रोने लगी। चिराग का वादा, चिराग का अहद। झूठा अहद, झूठी चिराग। अहद का छल्ला, अहद का पाबंद। चच्ची बाल संवार रही थी। लंबे स्याह बाल शानों पर बिखरे हैं। दिन बदल रहे हैं। हवा खुनक है। धूप गुलाबी है। ये बाग में बारादरी तर्ज की मुख्तसर लेकिन कानिया जगह है। यही चच्ची कुछ फुर्सत लिए गुनगुना रही हैं। मोर भागे फिरते हैं। गुलमहर के कई दरख्त सुर्ख फूलों से गल्लाल थे। कितनी सुर्खियां थी बाग में। एक साथ कई दुल्हनें अपनी हयात छोड़ गई हों जैसे। उनके पसे मंजर में पेशे मंजर बनकर बैठी चच्ची मुगल शहजादी लग रही थी, जो आइंदा मलका बनी ही जाती है। आज शहर पर परिंदों की बहुतात थी। लगता था रावी किनारे किसी को कुशादा दिल फाख्ता की दावत में शरीक है। शहर के बेदार किनारों से सदाएं बुलंद होती हैं। ना मालूम जोगी जोग गाता है या फकीर सदा लगाता है। तर्ज सुनाई देती है, अल्फाज गायब हैं। चच्ची आंखें बंद करें। वो धुम चच्ची के सामने आकर खड़ी हुई। क्यों क्यों करूं? करे ना। आंखों पर हाथ भी रख लें। चच्ची ने हंस कर आंखों पर हाथ रख लिया। आंखों के नीचे होंठ मुस्कुराहट में सिमट गए। चच्ची आप कितनी खूबसूरत हैं। वो मबहूत उन्हें देख कर रह गई। इसलिए आंखें बंद करवाई हैं? नहीं, बंद ही रखें। हाथ बढ़ाकर उनका हाथ थाम लिया। चच्ची को उंगली में ठंडक का एहसास हुआ। छल्ला पूरा उंगली में पहना दिया जाता। इससे पहले उन्होंने आंखें खोल ली, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा। ये क्या? वो समझ चुकी थी, लेकिन किस लिए ये पूछ रही थी। अहद का छल्ला, फतामंदी से कहा। अहद का छल्ला जबरदस्ती नहीं पहनाते, धोखे से भी नहीं।
चच्ची छल्ला उतारने लगी तो उसने उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अब पहन लिया है, अहद तोड़ा तो अच्छा नहीं होगा, मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है। वही उसकी जज्बाती धोखेबाजियां। चच्ची ने हाथ को अपनी आंखों के सामने बुलंद किया। पाबंद मोहब्बत, पाबंद चिराग, छल्ले पर कुंदा था। ये उसने रातों रात कफायत को भेज कर बनवाया था। अब ये क्या बात हुई चिराग? चच्ची की आंखें रोशन होकर साया हो गई। चच्ची, जो मुझसे मोहब्बत करे वो हमेशा करे, कभी नाराज ना हो, मुझसे दूर ना हो, मुझे दूर ना करे। ये उसी मोहब्बत का अहद है। आपको सिर्फ मुझसे मोहब्बत ही करनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी सब मोहब्बतें निभाएं, वो इस मश्क से बर्खास्त रहे। अब मैं सिर्फ मोहब्बत नहीं कर सकती। उन्होंने फिर छल्ला उतारना चाहा। मोहब्बत करना क्या मुश्किल है चच्ची? उनके हाथ पर हाथ रख दिया कि हद अदब, अहद ना तोड़ना। मोहब्बत करना ही तो मुश्किल है चिराग। मोहब्बत में बड़ी मुश्किलें हैं। मोहब्बत करना बहुत आसान है, मैं बताती हूँ कैसे। हमेशा मेरी हमायत करें, नाराजी जाने दें। मैं किसी का कत्ल कर रहा हूँ तब भी मेरे साथ खड़ी रहें। देखिए कितना आसान है। उसने चच्ची के गले में बाहें हमायल की। चच्ची ने उसकी तरफ देखा। जो अहद का छल्ला पहन लेता है उसे मर कर भी अहद निभाना पड़ता है। चच्ची को याद दिलाया, आंखें घुमाई कि देखना मेरी जान अब तुम्हारे हाथों में है। मोहब्बत सोना है, चांदी है, हीरा है। ये हर दिल की कैफियत पर है कि वो उसे किस जौहर में बदल देता है। बात उसके दिल को लगी। मेरे लिए आपका दिल किस जौहर में बदला है? यूं कहिए कि जान दी है। चच्ची शोखी हुई। चच्ची ने छल्ला उंगली में रहने दिया। अहद का छल्ला, अहद का अहद। दिल्ली से कितनी बहनें आती हैं, वो उसे अहद के छल्ले निशानी के जेवर देकर जाती रही हैं। वो सराज की शादी में आएंगी, वो हुस्ना के अकीके में शरीक होंगी। उसे बहार में कमर का बाग देखना है, कश्मीर की सैर होगी, मेले की रौनक दुबाला होगी, खत के जवाब देगी। कितने अहद थे उसके पास, कितने उसने दरिया में फेंक दिए थे। दूसरों के अहद लेती नहीं थी, अपने अहद छोड़ती नहीं थी। एक छल्ला खत लिखकर पाक दामन को भेजा था कि जब तक मैं तुम्हारी शादी में शिरकत ना करूं तुम शादी ना करना। काली जुबान। पाक दामन ने खत को नापसंदीदगी से पढ़े किया। 2 उंगलियों की पूरों में छल्ला थाम लिया और माँ के हजूर पेश किया। आपकी बहू की नई फरमाइश, कहती हैं मेरे बगैर शादी ना करना। मुझे ऐसा ही बेवकूफ समझा है। खाला ने चाह से छल्ला हाथ में लिया। पहन लो पाक दामन, सहेली है तुम्हारी। मैं क्यों पहनूं जब उसे आना ही नहीं, बल्कि अल्लाह ना करे वो मेरी शादी में आए। वो कितना खुश थी इस बार चिराग की कि एक नहीं चलेगी। बड़ी फंसी थी। या अल्लाह वो रास्ते में ही बंद हो जाए, जिनसे गुजर का वो आए पहाड़ गिर जाए, दरिया बह जाए, इंजन तबाह हो जाए कि मुझ तक चिराग ना आ पाए। आमीन। दुआएं कर ली, लेकिन ना मालूम क्यों उसकी आंख फड़कती थी कि उसने खत में चिराग को इनकार कर दिया है। अब वो आकर ही रहेगी, बेशक 4-5 खून बहा कर आए, इंजन तबाह हो जाए तो दरिया में कूद कर आए, दरिया सूख जाए तो घोड़े की पीठ पर सवार होकर आए। उसे पाक दामन की शादी में नहीं जाना था, नहीं जाना था। अम्मा ने पाक दामन की शादी के तय पा जाने से ये ऐलान कर दिया था कि वो कुछ कहे वो नहीं जाएगी। जाएगी तो सिर्फ एक बार, डोली में बैठकर रुखसत होकर। अगर उसने बैराम से जिद की तो उसे शादी में भेज देगी, लेकिन खुद नहीं जाएगी। हवेली से कोई औरत नहीं जाएगी। शादी के चांद करीब आ रहे हैं। हवेली की तैयारियों में तेजी आ चुकी थी। नूरतन, चमक, कली, ठुसी, पहुंचों के डोरियां बदलवाई गई। नए जेवर में ढले तैयारियां देखकर कफायत का मुंह भी लटका रहता था। हवेली से ज्यादा चिराग की निगरानी के लिए कफायत को छोड़ा जा रहा था। अम्मा बाकियों के संग पहले जाने वाली थी। चच्ची निकाह के दिन करीब आने पर जाती। हूर अपनी जर्क बर्क पोशाकें उसे दिखा दिखा कर जलाती रहती थी। अम्मा ने हूर के लिए खास कुंदन के जेवर बनवाए थे। वो इतने दिलकश थे कि चिराग का मुंह फूल चुका था। जो नहीं मिल सकता था उसी की तरफ उसका दिल लपकता था। पाक दामन मेरी अजीज सहेली है अम्मा, आप समझती क्यों नहीं? एक और कोशिश। वो तुम्हारी अजीज नंद है,
तुम्हारी दुआएं बेहतर हैं उसके लिए। मैं उसे दुल्हन बनने देखना चाहती हूँ, मैं क्यों महरूम रहूं। बड़ी बूढ़ियों वाला अंदाज। अब यही तुम्हारा नसीब तो क्या करें। फरहाद वापस आ जाता तो तुम रुखसत हो जाती। उसे फरहाद पर गुस्सा आया, इसलिए नहीं कि वो दुल्हा बनकर आया नहीं, बल्कि इसलिए कि उसकी वजह से वो पाक दामन की शादी में जाने से महरूम थी। एक खत उसी दूल्हे को लिखा, अपनी इज्जत नफ्स दांव पर लगाकर उसे मजबूर किया कि वो अम्मा को मजबूर कर दे कि वो पाक दामन की शादी में जरूर जाए, बल्कि धमकी दी कि मेरी छोटी बहन की शादी है, चिराग को जरूर जाना चाहिए। उसका जवाबी खत अम्मा के नाम आया, बहुत जल्दी आ गया। उड़ने पड़ा हाल अहवाल के बाद अर्ज हुआ कि पाक दामन आपको बहुत याद करती है, आप देर क्यों कर रही हैं, आपकी लाडली भी है, आप जल्द से जल्द पाक दामन के पास पहुंच जाएं। वैसे आप खुद समझदार हैं, लेकिन खाला जान पाक दामन चिराग की सहेली है, दोनों ने बचपन साथ गुजारा है। चिराग की शरारतों कारनामों की मार पाक दामन ने खाई है, बेचारी चिराग के हाथों बहुत जदोकुब होती रही है। दुल्हन को मजीद अजियत से बचाना चाहिए। मेरा मशवरा है किसी भी सूरत चिराग को पाक दामन की शादी में शरीक ना होने दें। पाक दामन को जज्बाती सदमा से महफूज रखना इसके लिए शादी के तोहफे के बराबर होगा। चिराग हक्का बक्का हैरान और परेशान खत सुन रही थी। शरारत से हूर के लब भिंचे थे। चच्ची ने शाने उचका दिए कि अब क्या हो सकता है। उसने खत खींच कर पढ़ा, वही सब लिखा था जो हूर ने सुनाया था। उसका जी चाहा खत खा जाए। एक जल्लाद खत में लपेट कर फरहाद के पास भेजे, जो उसके सीने में तेज धारनी उतार दे, उसकी आंखें निकाल कर आग पर लटका दे। मैं देख रही हूँ कि जरूरत पड़ने पर हर इंसान दुश्मनी का लिबादा ओढ़ लेता है। वो चिल्लाई। अम्मा ने उसे हैरत से देखा कि कौन सी दुश्मनी। फरहाद ने कभी ऐसे अल्फाज में खत नहीं लिखा था, लेकिन अब वो क्या कह रहा था तो पत्थर की लकीर थी कि ये नहीं जाएगी। उसने खत को शम्मा पर रखकर सबकी नजरों के सामने जला दिया। खत जलता रहा, उसका दिल भी तो जल रहा था। अम्मा सब जानती थी कि पाक दामन तो क्या चाहत होती, इसकी जिद बढ़ती जा रही है। फरहाद के बाद पाक दामन का खत आया जो उसी ने मंगवाया था। उसने छल्ला भेजा था कि उसे पहन लो कि खुदारा मेरी शादी में ना आना। फरहाद की बारात लेकर आऊंगी, तब मुलाकात हो जाएगी, तब ही दुआएं दे देना। मेरे निकाह में आकर मेरा मजाज बर्बाद ना करना। उसने मुठियां भींच ली। उसे उम्मीद थी कि पाक दामन भी जरूर अपना असल रंग दिखाएगी। उसने चच्ची के छल्ले के साथ साथ एक और बनवा लिया था पाक दामन की तरफ से अपने लिए। ये देखिए, पाक दामन ने शादी में आने का अहद भेजा है। हाथ अम्मा के सामने किया। वो तुम्हें अहद भेजे या सवारी, मुझे तंग करने से बाज रहो चिराग। आप चाहती हैं कि मैं बदअहदी करूं? जानती हैं बदअहदी का अंजाम कयामत वगैरह आ सकती है वाला अंदाज। ये अहद का जो खेल तुम खेल रही हो, मैं इसे खूब जानती हूँ। इसे भी उतार कर दरिया में फेंक दो। तो अम्मा सब जानती हैं, लेकिन ये मेरी अजीज सहेली ने भेजा है, वो हार क्यों मानती। फौरन पाक दामन को दिल का मकीन बना लिया। महजेब भी तुम्हारी अजीज सहेली थी। शादी से पहले तुम उसे दरिया की सैर के लिए ले गई। सारे खानदान की खुफगी दिलवाई मासूम को। अगले दिन वो सीढ़ियों से गिर गई, कमर खमीदा हुई। ससुराल वालों तक खबर पहुंची। उन्होंने बच्ची का नाक में दम कर दिया। उसकी माँ की बातें हमने सुनी, हम शर्मिंदा हुए। तुम्हारा क्या गया, जिस चीज का वहम करे वो हो ही जाती है। माँ का वहम महजेब को ले डूबा। वो खुद भी कमजोर है, वैसे भी अब वो मेरी सहेली नहीं रही। पाक दामन को भी अपनी सहेली के अहद से उतार फेंको। पलटकर कभी खबर नहीं लेती, जरूरत पर सहेलियां बना लेती हो, फिर आप मेरी निस्बत खत्म कर दें। एकदम से उसके मुंह से निकल गया। अम्मा के चेहरे के अजलात इतनी तेजी से बिगड़े कि वो डर कर भाग गई, कफायत से टकरा गई। आपके चक्कर में मैं भी नहीं जा रही, कितनी मनहूस सी हैं आप, कहकर कफायत आगे निकल गई। भरकर उसने उसकी लंबी चोटी खींची और पूरी जान से घुमा दी। दोबारा मुझे मनहूस कहा तो तुम्हें कुचल मुचल कर रख दूंगी। अपने ना जाने का गुस्सा दूसरों पर क्यों निकाल रही हैं? इस बार आपकी कोई तरकीब काम नहीं करेगी।
میں تو کہتی ہوں اس بار سچ مچ والا مر کر دکھا دے، بالکل سچے والا۔ بہت ہوا جھوٹ موٹ کا کنویں سے کود جانا، دراصل کودنے سے باز رہنا۔ خود کو آزاد کروا کر کفایت نے جلا کر کہا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ لی۔ دراصل یہ اس کی سوچ کا لمحہ ہے۔ جو وہ چاہے وہ سب چاہے، اور کیوں نہ چاہے۔ سچ مچ کا مرنا، سچ مچ کا مر مٹنا۔ نشست گاہ میں عرصے بعد عشائیے کا منظر تھا۔ رات کے کھانے کا شاندار انتظام تھا۔ چچا ایک عرصے سے شہر سے باہر تھے، تحائف کے ساتھ واپسی ہوئی تھی۔ وہ چچا کے ساتھ بیٹھی انہیں فرمائش سے کھلا رہی تھی، ادھر ادھر کی باتیں سنا کر انہیں ہنسا رہی تھی۔ اور نے جل کر اسے دیکھا کہ میری ماں بھی سنبھال لی، باپ پر بھی قبضہ کر لیا، کچھ تو خیال کر لو، اب یہ چچا سے کام لینا چاہتی ہے۔ سلشفی رکھتے کفایت نے پور کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ بھی چچا کے کان میں مسلسل سرگوشیاں کر رہی تھی۔ اس لیے کھانا ختم ہوتے ہی منہ میں پان کی گلوری رکھتے چچا نے پوچھا، سفر کب شروع ہے بھابھی بیگم؟ تیاریاں نہیں سمٹ رہی، بچی بھی بار بار بلا رہی ہے۔ کیوں چراغ، تمہاری تیاریاں مکمل ہیں؟ چچا کام کی بات کی طرف آئے ہی جاتے ہیں۔ جی چچا جان، یہ نہیں جا رہی۔ اماں نے اسے ٹوک دیا، دو ٹوک دیور کو بتایا۔ اکیلی یہاں کیا کرے گی؟ چچا کو ہر متوقع سوال کے لیے پہلے سے تیار کر دیا تھا۔ افروز اس کے ساتھ رہے گی، بعد میں آئے گی۔ پر بچی یہاں رہے کیوں؟ چچا نے زور دے کر کہا۔ بچی نے منہ ایسا بنا لیا جیسے اس پر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اس کی خالہ کی بھی یہی مرضی ہے، فرہاد بھی نہیں چاہتا، رواج بھی یہی ہے۔ دانت میں خلال کرتے بیرام نے چراغ کی طرف دیکھا، ایک آنکھ دبائی کہ اماں نہیں مانے گی، ضد چھوڑ دو۔ اس نے چچی کو اشارہ کیا کہ میری طرف داری کرے۔ میرا خیال ہے اگر یہ اپنی سہیلی کی شادی میں… اماں نے آبرو اچکا کر افروز کی طرف دیکھا۔ تم چپ رہو افروز۔ افروز چپ ہو گئی، سب چپ ہو گئے۔ اس نے کئی بار چچا کو اشارے کیے، کھنکارا، باقاعدہ کھانسی بھی کی، لیکن انہوں نے بے بسی دکھا دی کہ تمہاری ماں میری بھابھی خاندان کی بڑی ہیں، میں اصرار نہیں کروں گا، جو کہہ دیا وہ حکم ہو گیا، تم بھی مان لو۔ پاک دامن نے عہد بھیجا تھا، میں عہد کیسے توڑ دوں؟ اس نے چھلے والی انگلی سب کے سامنے لہرائی۔ ضرورت پر کوئی اس کے کام نہیں آتا تھا، اسے خود ہی ہمت دکھانی پڑتی تھی۔ آخر انسان کو اپنا مددگار خود ہی بننا پڑتا ہے۔ بیرام نے دیکھا، ماں کتنا دل ہے چراغ کا جانے کے لیے، اس کی زبان سے کچھ نکلے آپ پورا کرتی ہیں۔ اب اس نے عہد دیا ہے، ادھورا کیسے رہنے دیا جائے؟ بات کچھ ماں پر رکھی، کچھ خود پر۔ یہ اپنی مرضی کے عہد نبھاتی ہے۔ وہاں تمہاری خالہ کی سسرال آئے گی، ہزار باتیں ہوں گی کہ شادی سے پہلے ہی لڑکی سسرال آ گئی۔ میری ناک تو کٹے گی ہی، میری بہن الگ شرمندہ ہوگی، میں بھانجی ہوں ان کی۔ اس کا مطلب تھا کہ ہونے والی بہو سے ہٹ کر کچھ سوچا جائے۔ چراغ، اگر تم نے ضد کی، مجھے تنگ کیا، تو میں تمہیں اکیلا بھیج دوں گی اور گھر سے کوئی نہیں جائے گا۔ منظور ہے، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ منظور ہے؟ یہ لفظ اس نے کیسے سیکھا، کب سیکھا؟ اماں نے اسے ملامتی نظروں سے گھورا۔ اب اپنی زبان کا لحاظ رکھیں اماں، بیرام نے شرارت سے کہا۔ زبان کا عہد نہیں رکھا گیا، کوئی چارہ نہ چلا نہ طریقہ۔ ساری حویلی شادی پر جانے کی تیاریاں کرتی رہی۔ وہ ساری ترکیبیں لڑا کر ہار گئی، منہ بنا کر گھوم لیا، بخار چڑھا لیا، جھوٹ موٹ تقریباً سچ مچ رو کر دکھا دیا، ہچکیاں لی، دہائیاں دی، لیکن بات ہی نہیں بن رہی تھی۔ وہ روگی موگی شوگی سب ہو گئی۔ 4 دن کھانے سے ہاتھ روک کر رکھا، خود کو کمرے میں قید کر لیا، لیکن سب بے اثر۔ اور پھر ایک آخری چال، وہ سب کشتی رانی کے لیے آئی تھی، ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ اس نے سب سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ انہیں لائے گی۔ اماں نے بھی جانے دیا کہ اس کا شادی پر نہ جانے کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ پہلے کشتی رانی ہوتی رہی، پھر 12 دری کے گرد آنکھ مچولی کھیلی گئی۔ اس نے کئی بار آنکھوں پر پٹی باندھی اور ہمیشہ کسی دیوار ستون کو ہی پکڑا۔ کفایت نے کئی بار اس کی چوٹی کھینچی، کوئی ایک بھی لڑکی ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ شرافت سے کام نہ بنے تو انسان کو بے شرافت ہونا پڑتا ہے۔ یہ دنیا شریف لوگوں کی قدر نہیں کرتی۔ پٹی کھسکا کر
उसने कफायत को पकड़ लिया। इस आंख मचोली का इतना शोर था कि दूर घास पर पीठ के बल दराज शम्स ने घास तोड़कर गोल गोल बनाकर कानों में ठूंस ली। कितना चिल्लाती हैं ये सब। उनकी काएं काएं से सारी बारांदरी हिल रही है। काएं काएं करती फाख्ताएं खेल खेल कर थकती नहीं थी। 3 घोड़ा गाड़ियां आई थी। बैराम ने खास शम्स को साथ भेजा था। वो विक्टोरिया दौड़ाकर नहीं उड़ाकर लाया था। वही खिड़की से मुंह निकाल निकाल कर कहती रही थी कि तेज और तेज, और फिर उसने इतना तेज दौड़ाया कि पहले ओसान खता हुए फिर सांस। उसे गुमान नहीं था कि विक्टोरिया में ऐसा तूफान भी लाया जा सकता है। हूर का रंग जर्द हो चुका था। उसे वैसे ही तेज रफ्तार सवारी की आदत नहीं थी। फिर खिड़की से नजर बाहर गई। दांतों पर जरब लगी, मुंह से खून निकलने लगा। चिराग खिड़की को मजबूती से थाम कर जमकर बैठे रहने की कोशिश करती रही। अना भी कोई चीज होती है। अब वो सर कटवा लेती, नाक बचा लेती। सबकी नाक बच चुकी थी। विक्टोरिया रुकी। और पायदान पर पांव जमाकर मुश्किल से नीचे उतरी। खाल बाल चाल सब कुछ डगमगा रहे थे। आखिर में वो उतरी, जमकर संभल कर, लेकिन इतने झटके खाए थे कि ऐसा नामुमकिन रहा। पायदान से पैर जरा सा लड़खड़ा गया और जाहिर है वो गिरते गिरते बची। और जब जब उसके कुर्बो जवार में होता है वो तब तब गिरती है। वो एक ही बार पूरी तरह क्यों नहीं गिर जाती। वो मुंह फेर कर खड़ा घोड़ों की पीठ सहला रहा था। कोई भी उसकी पुष्ट से देखकर अंदाजा लगा सकता था कि वो मुस्कुरा रहा है। अगर किसी ने मुस्कुराने की वजह पूछी तो वो कहकर लगा देगा। अब वापसी पर भी कहना और तेज चलाओ, होड़ ने भुन्ना कर कहा। सब तूफान के झक्कर से नंबर्द अजमा होकर आई थी। पैर जमीन पर चल नहीं, हवा में मोलक हो रहे थे। उन्हें जमीन ही नहीं मिल रही थी। चले कहाँ, गिरे कहाँ, जमे कहाँ। चिराग ने गर्दन घुमाकर उसे घूरा। अब वो दोनों घोड़ों के दरमियान में खड़ा एक एक हाथ से एक एक की गिरदाने सहला रहा था। अब वो दोनों घोड़ों के दरमियान में खड़ा एक एक हाथ से एक एक की गर्दनें सहला रहा था। वो महसूस कर सकता था कि उसे घोड़ा जा रहा है। उसकी मुस्कुराहट कान की लो तक फैल गई। चिराग ने गर्दन घुमाकर उसे घूरा। अब वो दोनों घोड़ों के दरमियान में खड़ा एक एक हाथ से एक एक की गर्दनें सहला रहा था। वो महसूस कर सकता था कि उसे घोड़ा जा रहा है। उसकी मुस्कुराहट कान की लो तक फैल गई। घूरने वाला सोच रहा था उसने उसकी हर चीज पर कब्जा कर लिया है। हवेली पर, चच्ची पर और आज विक्टोरिया पर भी। एक दिन वो पूरे शहर पर कब्जा कर लेगा और उसे वहां से निकल जाने का कहेगा। फिर वो चच्ची को जता देगी, देखा अपनों को छोड़कर गैरों की हमायत करने का अंजाम से बेपरवाह गारीबान विक्टोरिया से सामान निकाल रहा है। बहरहाल दरिया की सेहत की गई, खाया गया, कश्ती रानी की गई। कुछ वक्त उन्होंने इधर उधर के खेलों में भी लगाया। जिस कश्ती में वो बैठी थी उसमें मल्लाह के 2 बच्चे बैठे गुलेल से खेल रहे थे। कंकरों से दरिया का सीना छीलने कर रहे थे। चिराग ने उनसे वो गुलेल ले ली। फिर दरिया किनारे बैठे परिंदों की तरफ निशाने दागे। वो फिर फुरा उठे। उसे अच्छा लगा। क्या खूब हथियार है, जैसे उसी के लिए जमीन पर उतरा था। उसे ये मशगला पुरलुत्फ लगा। इस हथियार के सामने कफायत को खड़ा कर दिया, सर पर सेब रख दिया। कफायत दहाइयां देती, भागती दौड़ती फिरती थी। वो जानती थी सेब पर तो क्या निशाना लगेगा, उसकी आंख निकलकर बाहर आ गिरेगी। कितना डरती हो तुम, वो कफायत के सर पर खड़ी उसे बुज़दिल होने का ताना दे रही थी। तो आप खड़ी हो जाएं, हम गरीबन को क्यों मारते हैं? ओ गरीब लड़की, एक दिन सबको ही मरना है, तो आज मर जा। आप कल तक क्यों टालती हैं? एक बार आप खड़ी होकर दिखा दें, फिर मैं भी कर दूंगी। पर तुम्हारा निशाना इतना अच्छा नहीं है जितना मेरा है। जुम्मा जुम्मा 4 घड़ी गुलेल पकड़कर वो निशाना बांध रही थी। 2 परिंदे क्या उड़ा दिए, आपका निशाना कैसे अच्छा हो गया? किसी दीवार मंडेर पर रख लें, निशाना ही लगाना है, सेब ही गिराना है। कफायत तो आगाई को जानती है, वो तुझे हवेली से निकाल देगी। लफ्ज चबाए, निकाल दे, बल्कि मैं खुद ही निकल जाती हूँ। ऐसी मौत मुझे गवारा नहीं।
कि आंख खाल से निकलकर बाहर झूल रही हो, नाक के 2 टुकड़े हो चुके हों, पेशानी में सुराख कुदे हों, कान बेकान हो चुके हों। तौबा, ऐसी मुर्दा मैयत का मुंह तक कोई नहीं देखेगा। उसने ऐसा नक्शा खींचा कि चिराग का जी हुआ खूब हंसे। कोई तैयार नहीं हुआ। वो जैसे ही निशाना छोड़ती, सामने वाला सर झुकाकर भाग जाता, खिसक जाता। वो बुरी तरह से पेचो-ताप खा रही थी। कई चीजों का लालच दिया, लेकिन कोई नहीं माना। कफायत को अपनी पसंदीदा अंगूठी तक उतार कर दी, लेकिन वो गरीबर अंगूठी देखकर भी लालच में नहीं आई। क्या फायदा ऐसी गुर्बत का जो कीमती चीजों पर भी नीयत ना फिसले। तो है, अब जिद हो चुकी थी और अचानक, यहाँ सीधे खड़े हो जाओ। कफायत, उसके सर पर सेब रखो। शम्स को बुलाया गया, बकरा बनाया गया। वो चुप उसे देख रहा था कि फिर से तुम्हारा दिमाग चल गया। बेहतर मंजूर है। मुझे भी हकीकत मालूम हो कि कोई कितना संकी हो सकता है। वो जो महबूब खान का कहना है कि शहर का दीवाना गैर हाजिर है, तो वो दीवाना यहाँ मौजूद है। गुलेल वाला, मुंतशिर बालों और तैश आंखों वाला। और सरासिमा चिराग को देख रही थी। अम्मा ने आते हुए हदायत दी थी कि चिराग को हर तरह की शरारत से बाज रखना। वो चिराग के कान के करीब आकर कुछ कहने लगी थी कि चिराग ने उसे झटक कर पड़े फेंका। वो सीने पर हाथ बांधकर उसे देख रहा था, साफ तौर पर देख रहा था। नौबहार अपनी बहन के पीछे उसका देखना देखकर कई कैफियत से गुजर रही थी। शम्स की गहरी स्याह आंखें, संजीदा आंखें, सहमा देने वाली आंखें, एक समात की टिकटकी और दिल को हशर महशर करती आंखें। कफायत, सुना नहीं? कफायत को इशारा किया। वो मुंह बनाती सेब उसके करीब लाई। सर पर रखने की जुर्रत नहीं हुई। ये पागल है। तुमसे कहा था मुझे सच बता दो। बता दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। दिन की रोशनी में उसने कफायत पर काम तमाम करती नजर डाली। वो सहम कर 2 कदम पीछे हटी। यही तो मसला था इस इंसान का, चुपके से डरा देता था। चोर छुप कर लूटते हैं, ये अयां होकर समेट लेता था। उसने सेब पकड़ा और उसे हवा में उछालकर हथेली में बींच लिया। इस कमान से निशाना नहीं लग सकता। मामूली सी गुलेल की तरफ इशारा किया। डर गए? इस्तेहज़ाहिया अपनी कमान पर फख्र किया। अगर सेब पर निशाना लग गया तो मैं दरिया में कूद जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं लगा तो मैं भी एक बाजी लगाऊंगा। उसने बाजी कहा, निशाना नहीं। सन्नाटा। दरिया के पानी का शोर अलबत्ता खुशकुन रहा। उसने मुंह बनाया। तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकते। डर गई? वो उसकी बातें लुटा दिया करता है। उसने होंठ भींच लिए। तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम अकबर की औलाद हो? तुम वाकई में खुद को नूर जहां समझती हो? उसने जहांगीर कहा। उसने नूरे जहां कह दिया। हिसाब बराबर रहा। इशारा गुलेल की निशानाबाजी की तरफ था। नूर जहां मकबरे में मदफन थी। हाँ, अलबत्ता सामने शेर ही मौजूद था। हूर दंग दोनों का मुकारमा सुन रही थी, जिससे जाहिर था कि दोनों कई बार ऐसे दो बदू कलाम कर चुके हैं। दोनों एक दूसरे को जानते हैं। दोनों में बहुत कुछ ठुन चुका है। इतना कुछ कि अगर दुश्मनी हुई तो दूर तक जाएगी, दुश्मनी गई तब भी दूर तक जाएगी। उसने सेब को जबरे में फंसाकर लुकमा लिया और चबाने लगा। ठीक है, कफायत के जमा किए कंकड़ के ढेर की तरफ सेब वाले हाथ से इशारा किया। ये सब। फिर गुलेर की तरफ। और ये मंजूर है। शायद मंजूर है उसका पैदाइशी नाम था, बाद में शम्स हुआ। मंजूर शम्स, मंजूर अमीरी, गैर चोरीशुदा मंजूर तब्रेजी। आंखें चुंदिया कर मंजूर है को देखा। दरअसल नूरजहां वाली बात ने उसे जोश दिला दिया था। बेकार जोश था, क्योंकि सर पर रखे सेब का कुछ ना बिगाड़ा जा सका। पहला पत्थर जाकर उसके सीने पर लगा और यही एक साथ के 1000वें हिस्से में उसने अपना इरादा बदल लिया और पत्थर उसके सीने, पेशानी, आंख, नाक, कान का निशाना लेते रहे। कमान को कमाल कुव्वत से पीछे खींचकर वो इस शिद्दत से संग बारी कर रही थी कि खून की पहली लकीर आंख की मेहराब से उभरी। वो चुप खड़ा रहा। जाहिर है वो सेब गिराना भी नहीं चाहती थी। जब जीता जागता इंसान जख्मी करने का मौका मिल गया था तो सेब की किसे परवाह थी।
چچی کی ناراضی کا بدلہ، وکٹوریا کو طوفان بنانے کا، شمعدان سے اس کے بچ جانے کا، اس کی تصویر بنانے کا۔ کتنے حساب تھا، کتنا خون تھا اس کے سر پر۔ ابھی تو جنگ شروع ہوئی تھی، وہ تیر کمان بھی حاصل کر ہی لے گی، تلوار کی دھار بھی تیز کروا لے گی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کوشش پر سیب گرا بھی لیا تب بھی یہ دریا میں نہیں کودے گا۔ وہ بے ایمان تھا، بے ایمان پر جی بھر کر سنگ باری ہوتی رہی۔ ہور نے نفرت سے اس کا شانہ جھنجھوڑا۔ تم شام تک سنگ باری کرو گی، سیب نہیں گرے گا۔ سیب کی پرواہ کسے ہے؟ شوخی سے آنکھیں گھما کر کہا۔ ہور کو سمجھنے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ کفایت نے ایک سیب لا کر چراغ کو دیا۔ اب آپ کی باری۔ کیسی بازی؟ واپسی کا کہو، شام ہونے کو ہے۔ اس نے بازی کا کہا تھا، اسی سے طنز کیا۔ ہور اور کفایت شدید ناپسندیدگی سے چراغ کو گھور رہی تھی۔ کاش کہیں قریب کوئی جنگل ہوتا، ایک شیر آتا اور چراغ کو چیڑ پھاڑ کر کھا جاتا۔ نوبہار البتہ اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش میں تھی کہ کیا وہ پتھر انسان ہے، اس لیے پتھر کھاتا رہا، یا وہ پتھر دل کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ جان چکا تھا سامنے والے نے سر سے سیب پکڑ کر ہاتھ میں بھینچ لیا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی کی حیران نظریں اس پر ٹھہری ہوئی ہیں۔ اس نے لختا بھر لڑکی کو دیکھا تو لڑکی کا رنگ متغیر ہو گیا۔ وہ چند ثانیے اور دیکھتا تو لڑکی بے ہوش ہو جاتی۔ اسے ہوش میں لانے کے لیے پانی پھینکتا، وہ آنکھیں کھولتی، اسے قریب دیکھتی اور فوت ہو جاتی۔ وہ مرحوم نہ ہو جائے۔ وہ مزید چند قدم دور ہو گیا۔ چراغ نے نوبہار کی نظروں کی سمت پکڑ لی۔ نوبہار کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر منہ گھما دیا۔ خراب چیزیں نہیں دیکھتے، پچکار کر کہا، لیکن خراب چیزوں کے ساتھ رہ لیتے ہیں۔ ہور نے چراغ کو سر سے پاؤں تک گھورا۔ خراب انسان نے کہکا لگایا۔ وہ خوش تھی، خوش باش چلتی سیر کا ایک آخری چکر لگانے جا رہی تھی کہ اس نے ہتھیلی میں دبا سیب پوری قوت سے اس کے سر کا نشانہ لے کر بازو لہرا دیا۔ اس نے خوف سے چیخ ماری، جھک کر سر تھام لیا۔ چیخ حلق کے بل ماری گئی چیخ، لیکن سیب تو شمس کی گرفت میں ہی تھا اور وہ اسے واپس ہوا میں اچھال کر پکڑ چکا تھا۔ دیکھا کتنا بڑا دھوکے باز تھا وہ، کتنا بے ایمان تھا وہ۔ نوبہار بے ساختہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی، بلکہ وہ سب بے ساختہ ہنسی۔ کیا وہ اسی لیے شمس کو پسند کرتی تھی کہ وہ چراغ کو چراغ پا کرتا ہے؟ وکٹوریا میں بیٹھنے سے، نور جہاں کے قول دہرانے سے افسوس کوئی ملکہ نہیں بن سکتا، ہور نے آواز سے بلند کہا۔ ملکہ نے بھنا کر سر اٹھایا، ہنسنے والوں کو گھورا۔ ابھی وہ مسکرا رہی تھی، اب بھنا رہی ہے۔ کچھ اس لیے بھی وہ ملکہ ہندوستان نہیں بن سکی کہ وہ کچھ کہتی، کچھ کرتی، کچھ اور بنتی اور کچھ اور ہے۔ بے ایمان چہرے سے نہیں، آنکھ کے بال سے پہچان لیا جاتا ہے۔ وہ چلتا ہوا قریب آیا، جتایا اور سیب کفایت کے ہاتھ میں تھما دیا۔ تمہاری زبان درازی تمہیں یہاں تک لے آئی ہے۔ پیشانے پر خون جمع ہوا تھا، اسی کی طرف اشارہ کیا۔ غلط، اس نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، جیسے سچائی پر تہمت لگا دی گئی ہو اور وہ مٹا رہا ہو۔ غلط، چیزیں بدل جاتی ہیں، وقت بدل جاتا ہے، دل نہیں، دل برم نہیں۔